हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, राइट, इन जावा। सो मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्या होता है, वेट मेथड एंड नोटिफाई मेथड विथ एग्जांपल हमने कवर किया था। बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है। अगर जहाँ जावा की प्रोफाइल पे कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो ये सारी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछा जा सकता है। तो जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, राइट। चलो आज हम बात करते हैं स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। देखो, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या होता है, ठीक है ना। अगर जहां आपको सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक नहीं पता है क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग के अंदर, तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, तभी इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। पहले इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, देन हम थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम लिखा है, देखो यहाँ पे बनाया है डायग्राम। सो मल्टी थ्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या आता था कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं, और जावा के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, हर ऑब्जेक्ट का एक लॉक होता है, ठीक है ना। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली चार थ्रेड है, T1 T2 T3 T4, ठीक है। अब ये जो चारों थ्रेड है ना, ये बेसिकली चारों थ्रेड एक्सेस करता है रिसोर्स किसका, रन मेथड। तो सेम टाइम पे चारों थ्रेड एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है ना, रिसोर्स रन मेथड का। तो उस केस में क्या आता है, करप्टेड डेटा आपको आता है, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। क्योंकि सेम टाइम पे चारों थ्रेड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, चारों थ्रेड रन मेथड की डेटा को, जो भी रिसोर्स है, जो भी चीजें हैं, उसका एक्सेस कर रहा है। क्लियर है। तो उस केस में आपके पास करप्टेड डेटा आता है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों आता है, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। तो चलो, अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग के अंदर आया कॉन्सेप्ट सिंक्रोनाइजेशन का, जिसके अंदर सिंक्रोनाइज्ड मेथड होता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वही देखो सेम चीजें लिखा है, ओबीजे, और ये चार थ्रेड है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे मेथड रन नहीं बताया, अब मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड रन के अंदर इस मेथड को कॉल किया जाता है, ठीक है। कॉल कर लेना आप, या इसको मेथड को बनाओगे दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। अभी हम अभी प्रैक्टिकल डिस्कस करें। तो हमने एक मेथड बनाया, मेथड का नेम हमने दिया सिंक्रोनाइज्ड मेथड, जो सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब ये चारों थ्रेड इस डेटा को एक्सेस करने के लिए आएगा सिंक्रोनाइज्ड एरिया के अंदर, जैसे ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड बन जाएगा, तो इस केस में होता है कि ये अलाउ करता है एक थ्रेड को, एक टाइम पे एक ही थ्रेड को, कि वो डेटा मेरा ले सकता है। एक टाइम पे एक ही थ्रेड उस डेटा को एक्सेस कर सकता है जो सिंक्रोनाइज्ड एरिया के अंदर है। जब तक एक का काम कंप्लीट नहीं होगा, तब तक दूसरा थ्रेड परमिशन नहीं मिलेगा कि डेटा आप एक्सेस कर पाओ, ठीक है ना। एक टाइम पे एक ही थ्रेड को अलाउ करता है, तो बाकी थ्रेड वेटिंग में चले जाता है। अगर जहाँ T1 इसको एक्सेस कर रहा है, तो T2 वेट करेगा, T3 वेट करेगा, T4 वेट करेगा। जब T1 का काम हो जाएगा, इसको इसका काम हो गया, तो T2 इसको स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली इसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है ना। इसी तरह T3 T4, तो ये सारे वेटिंग में चले जाएगा। तो इसका मतलब जब आप सिंक्रोनाइज मेथड लगाओगे, इस केस में आपके पास एक्सपेक्टेड डेटा आएगा, रॉन्ग डेटा नहीं आएगा, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे इसमें भी प्रॉब्लम आने लगा, क्या भाई, कि सिंक्रोनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है। अगर जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अब दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मैंने, OBJ1 OBJ2। अब ये OBJ1 का दो थ्रेड है, OBJ2 के पास दो थ्रेड है, तो हर ऑब्जेक्ट के पास वन लॉक है, तो यहाँ पे दो लॉक हो गए। अब फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का T1 सपोज कर लो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए आ गया, और OBJ2 का T3 आ गया, ठीक है। सेम टाइम पे देखो दो थ्रेड आ गया, ठीक है ना। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस रिसोर्स को सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर जो आपका डेटा है, उस डेटा को दोनों थ्रेड सेम टाइम पे एक्सेस कर लेगा, तो उस केस में भी आपका करप्टेड डेटा आ जाएगा। करप्टेड मतलब प्रिंट होगा डेटा, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा। क्योंकि जो जैसे मल्टी थ्रेडिंग में आ रहा था प्रॉब्लम, वही चीजें आप सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आने लगेगा जब आप दो ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है ना। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो मेथड को यहाँ पे क्या बता देंगे हम लोग, सिंक्रोनाइज्ड, और उससे पहले क्या बता देंगे, स्टैटिक। स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड, इसका मतलब ये है कि देखो मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे समझाया हूँ। अब देखो यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड मेथड का सॉल्यूशन,
अब OBJ1 OBJ2 दो थ्रेड इसके पास है, दो थ्रेड, जब ये दोनों एक एक थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा, तो मैंने क्लास के अंदर जो मेथड है बता रखा है क्या, स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड। मेथड का नेम कुछ भी दे सकते हो। तो जैसे स्टैटिक लगा, ये क्लास लेवल लॉक होता है, ये ऑब्जेक्ट लेवल लॉक नहीं होता है, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो ये क्या करेगा भाई, एक टाइम पे एक ही थ्रेड को परमिशन देगा एक्सेस करने के लिए, जब स्टैटिक लगा दूंगा। तो दो ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ये आया, इनमें से T1 या T2 जा सकता है यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए, या T3 या T4। मतलब एक टाइम पे यहाँ पे दोनों आ गया, लेकिन एक टाइम पे एक ही थ्रेड इस रिसोर्स को यूज कर सकता है, अगर जहां मैं स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड बता दूं। तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है। इसीलिए बेसिकली स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और स्टैटिक मेथड बेसिकली इसी चीज को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए, इसको तो डायग्राम के थ्रू समझ गए, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो पॉइंट समझना, जो मैंने समझाया वही लिखा है। एज वी नो एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ लॉक इन जावा, क्लियर है, एंड दिस लॉक कैन बी गिवन टू ओनली वन थ्रेड, बट इफ वी हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, then we can also have multiple lock, and this lock can be given multiple threads. So again we will get a unexpected data, मतलब wrong data, even in the synchronized method, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड मेथड होने के बावजूद भी आपका अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा जब हम दो ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज्ड access to a static method. We know static methods does not depend on the objects. Clear? Rather, they are called using the class name. Clear? That's why in case of synchronizing static methods, lock is not acquired on any object. Rather, it is acquired on the class. Clear point? Done? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड इज कॉल्ड अ क्लास लेवल लॉक इज एक्वायर्ड, एंड देन इफ an object is trying to access non-static synchronized method at the same time, it will not be accessible because class level lock is already acquired. Clear and point? अगर जहाँ पे स्टैटिक बता देते हो, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स है, आप याद रख सकते हो इसे, प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे, पहले समझ लो। स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन एक्वायर्स लॉक ऑन द क्लास एज opposed to instance synchronization that takes lock on the objects. Clear about? Static synchronization is used on static methods. ये याद रखना, static method में ही यूज होता है, ठीक है। Static and non-static instance synchronization can work in the parallel. Meanwhile, a thread can acquire locks on both class and objects at the same time. Clear point? चलिए, ये चीजें याद रखिएगा, हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। ये सिंटेक्स होता है, यहाँ पे आप पब्लिक बताओ या ना छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। क्लास, क्लास का नेम, यहाँ पे जो भी मेंबर्स होंगे दे सकते हो, और यहाँ पे ये मेथड है पब्लिक स्टैटिक सिंक्रोनाइज, रिटर्न टाइप, मेथड का नेम, पैरामीटर्स, और यहाँ पे मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दोगे, फिर अदर कोड भी दे सकते हो, अदर क्लास मेंबर्स, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, दो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नेम दे दिया sync3.java, कुछ भी दे सकते हो फाइल का नेम, ऐसा नहीं कि यही देना है। तो मैं एक आपको एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज करो मैं अपने फादर साहब का एटीएम यूज करता हूँ, ठीक है, और मेरे फादर साहब के अकाउंट में सपोज करो कि 1 लाख रुपीज है, और मुझे कुछ अर्जेंट वर्क लग गया, तो मैंने पापा का एटीएम यूज कर लूंगा और पैसे निकाल लूंगा, और पापा को पता नहीं है कि मैंने पैसे निकाल लिया है। जब पापा दूसरे टाइम फिर से निकालने जाएंगे अपना, तो उसको क्या आएगा, इनसफिशियंट बैलेंस, क्यों, मैं पहले निकाल चुका हूँ। क्लियर है ना? तो दो देखो, एक अब क्या हो गया कि पहले, अब अगर जहां मैं उसको सिंक्रोनाइज नहीं बताऊंगा, स्टैटिक सिंक्रोनाइज, उस समय आपको अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा। मतलब
पापा भी निकाल लेंगे, हम भी निकालना। अब 1 लाख रुपया में 1 लाख पापा भी निकाल लें, 1 लाख मैं भी निकाल रही हूँ, ये पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है ना, चलिए हम रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मैंने यहाँ पे लीगल बैंक का नेम ले लिया SBI, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल का नेम दे दिया बैलेंस, BAL, कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको तो यही देना है जो मैं ले रहा हूँ। तो मेरे पास जो मेरे पेरेंट्स के अकाउंट पे 1 लाख है, चलो मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। एक वेरिएबल विड्रॉल का हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और SBI का मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और यहाँ पे विड्रॉल दे देता हूँ। जब विड्रॉल करूंगा तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगा, एंड दिस डॉट विड्रॉल इक्वल टू विड्रॉ, विड्रॉ। ठीक है, क्लियर है, डन, आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे मैं एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड बना रहा हूँ, अभी स्टैटिक नहीं बताऊंगा, पहले सिंक्रोनाइज्ड मेथड में क्या प्रॉब्लम आता था उस चीज को समझो। ठीक है, स्टैटिक void, void स्टैटिक नहीं बताना है, सिंक्रोनाइज्ड void, एंड देन मेथड का नेम अमाउंट ले लेता हूँ, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हम जो बंदा अमाउंट निकालेगा उसका एक नेम मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड मेथड यूज कर लेंगे, डॉट गेट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, गेट नेम यूज कर लोगे। ठीक है, हम नेम सेट कर देंगे, जो भी बंदा होगा उसका नेम सेट कर देंगे और यहाँ से गेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे गेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर आपका जो विड्रॉल अमाउंट लेस देन इक्वल टू बैलेंस है, ठीक है, तो क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ जो भी नेम हम पास करेंगे, एंड देन प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ विड्रॉल अमाउंट। ठीक है, उसका नेम के साथ आ जाएगा विड्रॉल। देन बैलेंस के अंदर जो आपका होगा, जो भी अमाउंट निकालोगे वो डिडक्ट हो जाएगा, तो माइनस विड्रॉल कर दिया, विड्रॉ, विड्रॉ। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, डन। एल्स, एल्स यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे दे देता हूँ, अगर जहाँ सेकेंड टाइम निकालोगे इनसफिशियंट बैलेंस। ठीक है, BAL दे दिया, क्लियर, डन। चलिए, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, डन ना। चलिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये थ्रेड का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंस कर लो थ्रेड को, एंड इसका मेथड थ्रेड का होता है प्री डिफाइंड रन मेथड, तो हम लोग इसको ओवरराइड कर लेते हैं, क्योंकि रन जब हम लोग स्टार्ट को कॉल करते हैं तो वो इंटरनली रन मेथड को ही कॉल करेगा। ठीक है ना, तो पब्लिक वॉइड रन, चलिए, और इसके अंदर हमने मेथड को कॉल कर लिया, अमाउंट नेम का जो मेथड है, क्लियर है, चलिए डन, आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये क्लोज, ये क्लोज। अब एक जो इसको निकालेगा, मैं अलग क्लास में मेन मेथड बना लेता हूँ, ये हमने बना लिया, ये लॉजिक है हमारा। और जो विड्रॉ करेगा अमाउंट वो कस्टमर हो सकता है, कस्टमर कोई भी हो सकता है, कस्टमर। ठीक है, अब यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। मेन मेथड के अंदर आप SBI बैंक है, तो S हमने इसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। ठीक है, चलिए, और इस बैंक से हम निकाल रहे हैं 1 लाख रुपीज, 1 लाख था, 1 लाख हमने निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, चलिए, अब मुझे इसको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में समझाया हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट आपका सेम टाइम पे यहाँ पे जाएगा, तो अगर जहाँ सिंक्रोनाइज नहीं बताते हैं, सिंक्रोनाइज मतलब स्टैटिक नहीं बताते हैं, स्टैटिक सिंक्रोनाइज नहीं बताते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आता है, ये वाला डायग्राम में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, क्या कि ये भी बंदा अमाउंट निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, मतलब सेम टाइम पे आपने क्या किया, दो दो बंदे अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, तो 1 ही लाख में 1 1 लाख दोनों कैसे निकाल सकता है। ठीक है ना, तो इसमें अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाता है, मतलब करप्टेड डेटा आ जाता है, इसी को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं थ्रेड का
थ्रेड क्रिएट कर लेता हूँ इसका, ठीक है, ऑब्जेक्ट न्यू थ्रेड, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एस पास कर दिया जो आपका एसबीआई बैंक का रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। फिर से मैं एक और यहाँ पे T2 थ्रेड इक्वल टू, यहाँ पे न्यू दे दो एन 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 ई डब्ल्यू, ठीक है, न्यू थ्रेड, और यहाँ पे भी एस ही पास कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब T1 को स्टार्ट कर दो, T1 डॉट स्टार्ट, और T2 को भी स्टार्ट कर दो, ठीक है, T2 डॉट स्टार्ट, क्लियर है पॉइंट। चलिए, एंड देन हम यहाँ पे नेम सेट कर देते हैं। पहले यहाँ पे मैं वहां पे गेट किया हूँ तो यहाँ पे नेम थ्रेड का सेट कर देता हूँ। और सेट गेट नेम मेथड, सेट नेम में कैसे वर्क करता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे नेम दे दिया मैंने अनु, कुछ भी दे सकते हो, अनु निकाल रही है अमाउंट, और उसके पेरेंट्स का नेम भी दे देता हूँ यहाँ पे सेट नेम, सेकेंड टाइम उसके पेरेंट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसका नेम है सपोज करो अनिल। अभी तो देखो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, जब 1 लाख रुपया अनु निकाल लेगी तो इसको आ जाएगा इनसफिशियंट बैलेंस, इसमें तो आपका अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। सीडी डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है, सीडी जावा नाम का फोल्डर है, जावा सी फाइल का नेम है sync3.java, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है कस्टमर। देखो आपका 1 लाख निकाल लिया तो यहाँ पे आ रहा है आपका इनसफिशियंट बैलेंस, सेकेंड टाइम जब इसके फादर साहब निकालने गए, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि ये रिसोर्स इसी को यूज कर रहा है, ठीक है ना, सेम रिसोर्स को यूज कर रहा है, बिल्कुल सही है। इस केस में अब मैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, देखो यहाँ, तो यहाँ हर ऑब्जेक्ट के पास एक लॉक होता है, याद रखना, बता चुका हूँ मैं। और इसका नेम दे दिया रेफरेंस वेरिएबल S1 S1, और ये मैं कर देता हूँ T3 T4, यहाँ पे भी T3 T4 T3 T4, ठीक है। और नेम दे देता हूँ यहाँ पे, सपोज करो मैंने दे दिया दीपक, और दूसरा नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे अमन। क्लियर है पॉइंट। अब देखो 2 ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे देखो मैं डायग्राम में क्या समझाया था अभी आपको, यहाँ पे जब 2 ऑब्जेक्ट, जो भी J1 और भी J2, जब इसका T1 या T2 जो भी थ्रेड यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आया रिसोर्स, और इस ऑब्जेक्ट का तो सेम टाइम पे 2 थ्रेड एक्सेस कर रहा है, तो इस केस में भी आपका करप्टेड डेटा आएगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा, है ना। देखो अभी से स्टैटिक नहीं बताया हूं मैं कहीं पे। चलिए इसको एक बार कंपाइल करते हैं फिर से, कंपाइल्स फाइन। देखो अब 1 लाख में अनु भी निकाल ली, दीपक भी निकाल लिया, ऐसा पॉसिबल है कि 1 लाख अनु भी निकाल ली, 1 लाख दीपक भी निकाल लिया, 1 लाख में 2 लाख कैसे हो सकता है। बाकी बात तब आपका आ रहा है इनसफिशियंट, मतलब अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है भाई, ये भी निकाल लिया ये भी निकाल लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक बंदे निकाल चुका है बाकी बंदों को इनसफिशियंट बेसिकली बैलेंस का मैसेज आना चाहिए, है ना। क्योंकि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है ना, देखो ये वाला और ये वाला, दोनों ऑब्जेक्ट का जो थ्रेड है वो इसी को एक्सेस कर रहा है सेम टाइम पे। क्लियर है ना, सिंक्रोनाइज्ड मेथड जो बनाया हमने। तो देखो सिंक्रोनाइज्ड मेथड होते हुए भी आपका अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है, कब, जब आप 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। क्लियर है, इसी को सॉल्व करने के लिए बेसिकली स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ स्टैटिक, जब आप स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड बताओगे तो इसको भी आपको स्टैटिक बताना पड़ेगा, वेरिएबल को स्टैटिक, और यहाँ पे स्टैटिक। चलिए बता दिया। अब देखना, एक बार जब एक बंदे ने अमाउंट निकाल लिया, बाकी 3 बंदों को क्या आएगा भाई, इनसफिशियंट बैलेंस, ये आना चाहिए। चलिए देखते हैं एक बार कंपाइल करके, कंपाइल्स फाइन। देखो यहाँ अनिल अब निकाला, विड्रॉल किया अमाउंट, बाकी क्या बता रहा है, इनसफिशिएंट। फिर चलाओ, देखो इस बार अनु निकाली, बाकी जो बंदे हैं उसके पास क्या आ रहा है मैसेज, इनसफिशिएंट बेसिकली बैलेंस। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है ना। डन।
कोई एक बंदे निकाल लिया 1 लाख रुपीज, तो बाकी तो अकाउंट में है ही नहीं। इस केस में आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा, करप्टेड डेटा नहीं आएगा, ओरिजिनल डेटा आएगा। ये सी स्टैटिक बताने के बाद क्या हो जाएगा, जब दोनों थ्रेड का जो ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस करेगा सेम टाइम पे ना, तो स्टैटिक बताने के बाद ये क्लास लेवल लॉक होता है, और ये क्या करेगा, एक टाइम पे एक ही बेसिकली थ्रेड को परमिशन देगा कि आप एक्सेस कर सकते हैं। जब उसका कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा, जब एक का काम हुआ तो अमाउंट ही नहीं, तो दूसरे को तो एल्स वाली ही पार्ट आएगा ना। ठीक है ना, ये चीजें होता है। ठीक है, स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड का काम। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड मेथड, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। ये चीजें समझोगे ना तभी आप ये आज वाली चीजें समझ पाओगे। ठीक है ना। अगर जहाँ सिंक्रोनाइज ब्लॉक पता नहीं है, सिंक्रोनाइज मेथड पता नहीं, प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो आप। ठीक है, तभी इसको आप समझ पाओगे। तो देखो, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, एंड देन आप क्या करो, इसको पहले नोट कर लो, ये सारा कुछ यहाँ से नोट कर लो। ठीक है, एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।